आज हम लोग इस सेशन में राजनीतिक विचारक और खास करके जो यूजीसी नेट है और झारखंड में जो जेट है, तो उसमें बेसिकली जो यूनिट 2 है उसका पहला समझौतावादी विचारक को लेकर देखने जा रहे हैं। तो इन जनरली समझौतावादी विचारक के ऊपर में जो मेरा पर्सनल नोट्स है मैं वो प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोग को। और इसमें जो चीज़ें स्पेसिफिक तरीके से बताई गई है और ये प्रॉपर नोट्स हैंडमेड नोट्स है, तो जिनको आवश्यकताएं लगे वो आप अ, इन चीजों को देखकर समझ सकते हैं, चीजें कहाँ कहाँ क्या कैसी है वो सारी चीजें। तो अगर विचारक के बारे में देखा जाए तो ये पाश्चात्य विचारकों में से पहला विचारक है जो समझौतावादी विचारक है, यूनिट 2 का है। तो इन जनरली जैसे इसमें बताया गया है कि ये हॉब्स के बारे में है। तो समझौतावादी विचारक का ये जो पहला विचारक है हॉब्स। तो सबसे पहले आपको देखना है कि इन तीन विचारकों ने, जो जनरली लॉक है, रूसो है और हॉब्स है, इनका विशेष जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है वो मानव स्वभाव, चूंकि इनका आधार है, प्रत्येक विचारक का एक आधार होता है जो किसी न किसी विशेष क्षेत्र में अपनी अभिरुचि को व्यक्त करते हैं। तो इनके रहन सहन, इनका जो जीवन का जो विचार है वो किन किन मदों के ऊपर में रहा है वो आधार इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले इसमें बताया गया है कि इनका विशेष जो फोकस है मानव स्वभाव के ऊपर में, प्राकृतिक अवस्था के रूप के ऊपर में और सामाजिक समझौता के ऊपर में, इन तीन कॉन्सेप्ट के ऊपर में इन तीनों का विचार रहा। तो आखिर देखते सबसे पहला टॉमस हॉब्स के बारे में। आखिर टॉमस हॉब्स की क्या विचारधारा रही थी, है ना। सामान्य परिचय इनके बारे में थोड़ा जानते हैं पहले टॉमस हॉब्स के बारे में। तो टॉमस हॉब्स का जो जन्म हुआ था वो 1588 ईस्वी के आसपास में इंग्लैंड के मासाबरी नामक स्थान पर हुआ था, और इनके पिताजी एक पादरी वर्ग के थे। और इंग्लैंड के शासक उस समय जेम्स प्रथम थे, ठीक है ना। और उन्हीं के दरबार से ये संबंधित थे। अब हुआ क्या कि जो व्यक्ति जिस तरीके के संबंधों से रिलेटेड रहते हैं उनकी विचारधारा कहीं ना कहीं उसी के इर्द गिर्द घूमती है। अगर आप दो बच्चे को लेते हैं, एक बच्चे अगर एक राज परिवार घराने से है और एक बच्चा अगर सामान्य परिवार, जिनके घर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, आर्थिक स्थिति दयनीय है और वो एक समय का भोजन भी अच्छे से नहीं कर पा रहे, और दोनों को बिठाकर अगर आप ये पूछना पसंद करेंगे कि आपका लाइफ क्या है, आपके आने वाले भविष्य में आप क्या करना पसंद करेंगे, तो जो राजसत्ता के परिवार से जुड़ा हुआ है वो उसके दिमाग में उसकी आर्थिक मंशा होगी। वो उनकी इस तरीके की विचारधाराएं शुरू से स्पष्ट है कि भाई मैं तो एक राजा बनूंगा, मैं तो एक ऐसा बनूंगा। तो उसकी विचारधारा उस तरीके से डेवलप हो जाती है। लेकिन वही दूसरे बच्चे से पूछते हैं कि आपकी वास्तविक मंशा क्या है, क्या जीवन में करना चाहते हो, तो बच्चा बोलेगा भाई अच्छे से हम एक पेट भोजन करना चाहते हैं, अपने बच्चे अपने माता पिता के साथ हम सुखी संपन्न रहना चाहते हैं। तो इस तरीके की विचारधारा के बारे में यहाँ पर जो है बताया जाता है। वही बताया गया कि जब जो जिस तरीके के घराने, जिस तरीके के इन्वायरमेंट का जीना होता है वो उसी तरीके के जीवन को पोषक हो जाता है। कि अतः हॉबस जो हॉब्स साहब थे, उनका जन्म से ही धर्म एवं राजतंत्रात्मक व्यवस्था का पोषक थे। क्योंकि उनका माता पिता और उनके जो जीवन का जो चर्या रहा था, दिनचर्या रहा था, वो इस तरीके के घरानाओं से रिलेटेड रहा था, तो इस कारण से इनकी स्थितियां उस तरीके की राजतंत्रात्मक व्यवस्था का पोषक थे, ठीक है ना। तो वही बताया गया कि अतः हॉब्स जन्म से ही धर्म एवं राजतंत्रात्मक व्यवस्था का पोषक था। हॉब्स के जन्म के समय सत्ता को लेकर राजतंत्र एवं जनतंत्र के बीच में संघर्ष चल रहा था। क्या चल रहा था? हॉब्स के जब जब उनका जीवन था जी, जब उनका जन्म हुआ था, तो उसमें एक बृहद स्तर का जो है वो राजतंत्रात्मक जनतंत्र के बीच में संघर्ष चल रहा था, है ना। कि इस राजा को उठा के या फिर उखाड़ के फेंको इंग्लैंड में, क्योंकि ये राजा हमारे लिए सही नहीं। ये राजा केवल अपने भरपेट भोजन, अपने जीवन को, जीवन और दिनचर्या को बेहतर बनाने में लगा हुआ है, हम लोगों को तो देख ही नहीं रहा है। तो जिस कारण से काफी ज्यादा संघर्ष चल रहा था, चारों तरफ भय का वातावरण हो चुका था, है ना। और चूंकि भय का वातावरण उनके लिए भी है जो उस राजतंत्र के सत्ता के जो है समर्थन में है, चाहे उनका राजा का भाई भतीजा हो, उनका परिवार का
राजमंत्री पद हो या इत्यादि उनके पूजा के पोप हो, तो हर किसी के लिए था। तो ये तो राजा उनके पोप हुआ करते थे वहां के राजा के, ये इनके पिताजी। तो इनके साथ भी काफी ज्यादा जनता ने विद्रोह किया इनका भी, तो इनको भी काफी ज्यादा बुरा लगा। तो इनका विचारधारा वहां से निकला कि जनता जो है वो ना स्वभाव से काफी ज्यादा बुरी होती है। इस तरीके का इनका विचारधारा आ गया। तो वही बताया गया इसमें, देखिए कि इसलिए हॉब्स का जन्म समय से ही जो काफी ज्यादा स्थितियां रही है माँ से पूर्व हो गया। अब इस स्थिति में चूंकि उनके जब ये अपने माता जी के पेट में थे, अपने गर्भ काल में थे, तो अब उस परिस्थिति जन्य में, है ना, जो इनका टेन्योर होता है, जो बच्चे के जन्म का 9 महीना अगर समय अनुकूल रहता है, तो इनका जन्म 8 महीने में ही हो गया, तो वही समय अनुकूल बिफोर ही हो गया। तो वही बताया गया कि भाई भय, इस तरीके का माहौल वहां पर बना हुआ था कि भय जीवन का जो है ना, हॉब्स के जीवन का एक आधारशिला बन गया। और इसलिए वो आगे कहता है, वो कहता अपनी पुस्तक लेवियाथन में, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट में मल्टीपल टाइम से क्वेश्चन पूछा गया है कि लेवियाथन किसकी पुस्तक है। तो हॉब्स ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मेरा भय और मैं दोनों क्या है, जुड़वा भाई है। क्योंकि जिस परिस्थिति काल में मैंने पैदा लिया, उस परिस्थिति काल का जो विशेष सबसे बड़ा जो ये विवरण दिखा, इस तरीके का जो वास्तविकताओं से हमारी माता जी को भेंट हुआ और हम पैदा हुए, तो उस समय का स्थिति काफी भयावह था। तो हम और हमारा ये जो हमारे सामान्य उस परिस्थिति के भय थे, वो हम दोनों अपने आप को भाई भाई मानते हैं। तो ये चीजें हैं। जेम्स प्रथम के बाद 1625, जो इनके बाद जो थे 1625 में उनके शासक कौन आए थे, तो चार्ल्स प्रथम जो है वो गद्दी पर बैठा, और संसद के प्रतिनिधियों ने चार्ल्स प्रथम की नीतियों का विरोध किया। अब जनता चाहती है कि हम एक अच्छे शासक को बिठाए अपने जनता, अपने गद्दी के ऊपर में, जो जनता के लिए सोचे, खास करके सोचे क्या, कम से कम उनको एक स्थायित्व जीवन, उनके आधारशिला, उनके रोजगार और उनके साधन का एक एक रास्ता दे। तो इसलिए वो एक शासक को चुनते हैं ताकि वो उनके पक्ष में चले, लेकिन उल्टा होना शुरू हो जाता है। जैसे ही कोई शासक बनता है तो सबसे पहला अपना पेट, अपना घर परिवार और अपने राजशाही जीवन को जीना स्टार्ट कर देता है, तो जिसका बहुत बड़ा परिणाम देख रहा है आज भारत के राजनीति के ऊपर में। तो उसी तरीके का उस समय का भी काल वही रहा था, जो शासक बना चार्ल्स प्रथम। अब इनकी नीतियां भी इस तरीके से रही, इन्होंने टैक्सेशन या जो भी चीजें हैं, रेगुलेशन इस तरीके से वहां पर स्थापित किया कि लोग काफी ज्यादा इनसे नाराज हो पड़े। वही बताया गया कि चार्ल्स प्रथम की नीतियों का विरोध किया गया, जिसके बाद में चार्ल्स 1629 में संसद को भंग कर दिया और 11 वर्ष तक बिना संसद के शासन चलाया। अब इसने एक तरीके से निरंकुशता का एक बहुत बड़ा जो है वो समर्थन दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि संसद भंग कर दिया। अब संसद भंग कर दिया मतलब जो राजा कह रहा है भाई वही समर्थित होगा। राजा बोल रहा उठो तो सब उठो, बैठो तो सब बैठो। ये सारी चीजें बहुत बड़ी, मतलब विपरीत परिस्थितियां दिख रही है किसी स्टेट के लिए, किसी राज्य के लिए। 1640 में संसद पुनः बुलाई गई, जिसको लॉन्ग पार्लियामेंट के नाम से जाना गया उस समय काल में। तो हुआ क्या, फिर चार्ल्स प्रथम की नीतियों के फलस्वरूप इंग्लैंड में 1642 में इंग्लैंड में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। बोला ये राजा को हटाओ यार, किसी तरीके से हटाओ, क्योंकि ये राजा हमारे लिए, हमारे, है ना, परिस्थितियों को एकदम विपरीत करके रखा हुआ है। ये हम लोगों को तबाह करके रख देगा, हमारे जीवन को तहस नहस कर देगा। तो उसको लेकर, उस राजा को लेकर, अभी जैसे हाल ही में आपने देखा कि जिस तरीके से नेपाल की स्थितियां बनी, वहां के जो शासक थे, है ना, ओली, तो ओली जो पीएम थे, वो चाइना का एक तरीके से उनको पिट्ठू माना जा रहा था। और वो जो जिस तरीके की चाइना अपनी पॉलिसी को रखना चाहता था, ये उसी तरीके से बिहेव करता था। चाइना कहता था इंडिया के साथ जो है तुम रिलेशन खराब करो, तो ये इंडिया के विरोध में कुछ बोल बैठता था, है ना। उनका कहना था कि तुम इसके साथ अपना विरोध करो, तो वो उसके उसके विपक्ष में कुछ बोल बैठता था। यानी कि उसकी अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी फॉरेन पॉलिसी कुछ उसने रहने नहीं दिया। फलस्वरूप ये हुआ कि वहां की जनता जो है वो सड़क पर आ उतरी, और जो है आओ सनम जाओ सनम का कॉन्सेप्ट को पूरे तरीके से बर्बाद करके रख दिया। गृह युद्ध, जो मतलब जो वहाँ जेन जी का जो कॉन्सेप्ट आया, जनरेशन जेड, जो आफ्टर 2000 के बाद का जो सिनेरियो में ये लोग बच्चे जो पैदा हुए, उसको जनरेशन जी का एक कॉन्सेप्ट दिया।
उनका कहना था कि हम लोगों को इस तरीके का शासक नहीं चाहिए जो हमारे राष्ट्र की जो मनुभूमि है उसका पूरे तरीके से सरोकार को समाप्त कर दे, यानी कि मतलब उसकी कुछ वास्तविक मंशा रहने ही नहीं दिया। तो इसका विरोध इतना ज्यादा हुआ कि वहां के जनता ने उनको भागने पर मजबूर कर दिया और वो अपने सारे घर द्वार छोड़ के अपनी संसद अपने जो जहाँ पर वो रहते थे राजभवन या जो भी एरिया था वो वहां से छोड़ के अपने चार्टर से भाग गए। तो ये चीजें भी उस ड्यूरेशन में हुआ कहाँ पे, इंग्लैंड में। चार्ल्स प्रथम की नीतियों के फलस्वरूप इंग्लैंड में 1642 में क्या होता है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध प्रारंभ हो जाता है और उसको भगा दिया। इसी को 1649 की खूनी क्रांति के फलस्वरूप चार्ल्स प्रथम को फांसी है ना पर लटका दिया गया। बोला अच्छा नहीं, अब देखिए जनता इतनी ज्यादा क्रूसियल हो गई कि जनता ने क्या किया, उनके शासक को ही फांसी पर लटका दिया, जो राजा था वहां का। बोला ये राजा बहुत हम लोगों को तंग किया है, इसको उठा के कब फांसी पे लटका दिया गया उसको। इस क्रांति को विश्व की पहली क्रांति भी मानी जाती है और खूनी क्रांति भी मानी जा रही है। अब इस घटना के बाद क्या होता है, इस घटना के बाद हॉब्स इंग्लैंड छोड़कर फ्रांस चला गया। हॉब्स को लगा कि अब यहाँ पर रहने लायक कुछ बचा ना रे मितवा, चलो यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। बोला यहाँ की जनता काफी ज्यादा मटमैली है, हमें ये सही तरीके से जीने नहीं देगी, है ना। तो उसने क्या किया, इंग्लैंड छोड़कर फ्रांस चला गया और फ्रांस में ही हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन लिखा। और इस पुस्तक में जो पुस्तक लेवियाथन था, इस पुस्तक में हॉब्स ने मानव स्वभाव के बारे में बताया कि मानव स्वभाव बहुत ही बुरा आदमी है और मानव स्वभाव जैसा कोई स्वभाव नहीं। और मनुष्यों को नियंत्रित करने के लिए निरंकुश राजतंत्र है ना के लिए उसने उसको समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अगर जनता के ऊपर में अगर शासन करना है तो राजा को निरंकुश होना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो राजा नहीं चल पाएगा। यानी कि जनता के ऊपर में शासन करने के लिए निरंकुश राजतंत्रात्मकता को उसने समर्थन किया, हॉब्स ने। तो अगर पूछे कि हॉब्स जो है वो निरंकुश राजतंत्र को क्या समर्थन देता है, बोला हाँ, आप बोल सकते हैं बिल्कुल देता है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे बिल्कुल पूछे जाएंगे। फिर है कि कुछ चीजें नोट करके जो लिखा गया है इसको भी ध्यान देना है कि हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन फ्रांसीसी विचारक है ना गोडफिन है ना गोडफिन को समर्पित है। मतलब जो इनकी पुस्तक लेवियाथन है वो फ्रांसीसी विचारक एक था, गोडफिन। तो उनसे ये प्रेरित हुए थे और उनकी ही प्रेरणा के स्वरूप से ये इन पुस्तक को लिखा। फिर आगे चलकर अगर देखते हैं कि पुस्तक लेवियाथन का जो है वो क्या था, तो क्लैडेंस के द्वारा कड़ी आलोचना की। बोला यार ये क्या किस तरीके का पुस्तक इस विचारक ने लिख डाला यार। क्लैडेन ने लिखा, ऐसी युक्ति से राजतंत्र का समर्थन करने वाला हॉब्स यदि पैदा ना होता तो ज्यादा अच्छा होता। उनका विचारधारा इस तरीके का है, सोचिए जनता के ऊपर में बोल रहा है कि मारो इसको काटो इसको, तभी ये जनता समर्थित होगा, तभी ये जनता उसके शासन में अच्छे तरीके से बिहेव करेगा। तो इस तरीके का शासक इस तरीके का विचारक ना रहे, ये ना ही पैदा हुआ रहता तो ये अच्छा होता। ये बात कौन कहता है, तो क्लेडन ऐसा इस तरीके का विचारधारा के बारे में है ना जो समर्थन दे रहा है उसके बारे में इस तरीके से क्लेडन लिखता है। फिर उसके बाद लिखता है कि आज तक ऐसा कोई पुस्तक नहीं पढ़ा जिसमें इतना अधर्म और राजद्रोह पाया गया है। जो राजा का इतना समर्थन दे रहा है कि राजा कुछ भी करे, राजा की जनता को पीटे शासित करे, वो अच्छा है, लेकिन जनता आवाज उठाए तो वो बुरा है। तो ये चीजों को लेकर काफी ज्यादा बुरा हुआ। हॉब्स के अतिवादी विचारों के कारण इनका फ्रांस में व्यापक विरोध हुआ। और इस फ्रांस अब देखिए, अब चूंकि इस तरीके की विचारधारा जब उसने लिखी, अतिवादी विचारधारा के कारण इनका काफी ज्यादा वहां पर विरोध होने लगा। बोला ना 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 भैया आप निकलिए यहाँ से, आप इस तरीके का विचारधारा दे रहे हैं, आपको तो समझना चाहिए क्या। तो इस चीजों को लेकर वो काफी ज्यादा क्रूशियल नेचर के दिखने लगे। अब आगे इसने क्या कहा कि हॉब्स लंबे समय तक इधर उधर भटकता रहा। 1660 में जब वो चार्ल्स द्वितीय है ना, और जब सत्ता संभाला, जब मतलब चार्ल्स द्वितीय वापस जब इंग्लैंड में सत्ता संभालता है तो ये धीरे धीरे इंग्लैंड चला गया, वापस आया और संपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया।
उसके मतलब बोला गया कि भाई तुम कुछ मत करो। जब ये वापस इंग्लैंड गया, जब उसमें जब चार्ल्स द्वितीय का जब सत्ता आया, तो बोला कि आप कुछ मत कीजिए, आप एक अच्छे विचारक हो सकते हैं कहीं के, लेकिन आप यहाँ पर आइए, चुपचाप बैठिए, आपको हम पेंशन दे रहे हैं, पेंशन लीजिए और जीवन को जिए। एक्स्ट्रा आपको कोई नौसतरा करने का कोई जरूरत नहीं है, आपको जीवन जीना है, आप जी। तो इसको वही किया गया, आजीवन पेंशन इसको दे दिया गया। बोला कि आपके राजनीतिक जीवन पर प्रतिबंध लगा दिया, बोला आप राजनीतिक एक्टिविटी कुछ मत करना है आपको। 1679 में 91 जो है वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है, होप साहब की। तो यहाँ तक अब आपने इनके जीवन दर्शन के बारे में पढ़ा। अब जीवन के बाद इनके थोड़ा सा आगे चलते हैं कि मानव स्वभाव को लेकर इनकी विचारधारा क्या रही थी। क्योंकि अभी आपने देखा कि मैंने बताया इसके बिफोर में भी कि मानव जीवन को के बारे में इन्होंने कहा, मानव जीवन से काफी ज्यादा बुरा है। रीजन, क्योंकि ये पॉप समुदाय से रिलेटेड थे। वहां पर जेम्स प्रथम का जब इंग्लैंड में शासन था, जनता ने विद्रोह किया, गृह युद्ध किया, शासक को फांसी पे लटका दिया। अब इनके राजा के जो इर्द गिर्द के और भी अधिकारी पोप समर्थक थे, सबको लौटा लौटा के डिंगाया। इसको लगा यार अब मार खा गए, जनता बड़ा बुरी है, तो इसने जनता को स्वभाव से बुरा बतला दिया। तो ये काफी ज्यादा मतलब क्वेश्चन जो है मेरे आपसे कई बार पूछेगा कि हॉब्स ने मानव समुदाय को किस प्रकार का बतलाया है, किस चरित्र का बतलाया है। तो उसने बुरा बतलाया है, स्वभाव से मानव को बुरा बतलाया है। ठीक है, हॉब्स ने मानव स्वभाव को बुरा बताया और हॉब्स ने कहा मानव के केंद्र में अहंकार है। मानव के केंद्र में क्या है? अहंकार है। क्योंकि मानव अपने कार्यों को करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अगर उसके समर्थन की बात आती है तो वो राजा को उठा के पटक दे रहा है, भाई फेंक दे रहा है। तो काफी ज्यादा बुरा है। मानव के केंद्र में अहंकार है और यह इच्छा और अनिच्छा नामक दो तत्वों के अधीन होती है। अगर उनकी इच्छा पूर्ति नहीं है तो आपके विरोध में चली जाएगी। राजा बड़ा चोर है। अगर आप उसके अकाउंट में 10-10 हजार रुपया डाल दिए तो बिहार सरकार के जैसे राजा काफी अच्छा है, महिलाएं काफी अच्छी बोल रही है सरकार को। क्या? तो मानव के केंद्र में इच्छा है और इच्छा का मुख्य सोर्स क्या है? आकर्षण है, प्रेम है। वो प्रेम मोह है। पैसा का हो सकता है, धन का हो सकता है, भोजन का हो सकता है, फ्री में भोजन मिल रहा है। और अनिच्छा क्या है? प्रतिकर्षण, घृणा। जैसे राजा शासक ने कहा मैं प्रत्येक महीने प्रत्येक महिलाओं को 2,000 रुपए दूंगा, नहीं दे रहे हैं, ये राजवा बड़ा हरामी। तुरंत उसके प्रति उनका विरोध का भाव आ जाता है। बड़ा शासक तुच्छ शासक है, इसके मन में जो घृणा भाव है, तो ये शासक हमारे लिए सही नहीं है, आपकी बार आने दो वोट, इसको वोट नहीं देंगे, चोरवा को वोट नहीं देना है। इस तरीके के भाव आ जाते हैं। तो जब तक शासक ने 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में डाले, शासक अच्छा। शासक ने पैसा नहीं दिया, शासक बुरा। तो यही चीज बताया जा रहा है। तो हॉब्स इन सारे क्रिटिकल्स कॉन्सेप्ट को उसने बताया कि जो मानव स्वभाव है ये किस तरीके से डिफाइन हो रहा है। तो जब तक वही राजा उसके पक्ष में काम कर रही थी, वो राजा अच्छा था। राजा ने टैक्स बढ़ा दिया, कर बढ़ा दिया, लोगों के जीवन के ऊपर में थोड़ा हस्तक्षेप किया तो राजा बुरा बन गया। ठीक है। हॉब्स के अनुसार मनुष्य अहंकारी, आत्मानुयायी एवं स्वार्थी प्राणी है। हॉब्स ने कहा कि अरे भाई जो मानव है बड़ा अहंकारी है, आत्मानुयायी है, ये काफी स्वार्थी है। उसके पीछे का कारण तभी ऊपर आपने देखा है। हॉब्स ने मनुष्य को एक असामाजिक प्राणी बताया। बोला कि समाज में रहने लायक ये प्राणी है, इसको दंडित करके शासित करके रखो। बहुत वाहियात है ये आदमी जात, ये मानव समुदाय के लोग। हॉब्स ने मनुष्य को झगड़ालू एवं दुष्कर्मी बताया, क्योंकि इसको घिसिया घिसिया के डिंगाया था। जब चार्ल्स प्रथम शासक था, गृह युद्ध हुआ था, और इनके पिताजी पोप थे और ये पोप समुदाय से रिलेटेड इनका बेटा भी था, ये मतलब हॉब्स साहब।
तो जितने राजतंत्रात्मक घराने के लोग थे सबको जनता ने रोड के ऊपर में ला के टांग टांग के मारा था। और इनको तो बुरा लगेगा ही लगेगा, तो इनकी विचारधारा उनके विरोध में थी, और ये पूरा बुक में उन्हीं के बारे में उल जुलूल लिखा है। जनता बड़ा चोर है यार, बड़ा ही मैंने इसको, जब इसको समर्थन मिल रहा है तभी बहुत बढ़िया है, नहीं मिल रहा है तो बड़ा खराब है। तो हॉब्स ने मानव स्वभाव को दुखी बतलाया, बोला ये बड़ा हरामी टाइप का इंसान होता है यार, बड़ा मतलब झगड़ेलू है। उन्होंने दुख के कारण को ही बताया ना कि प्रतिकर्षण, संघर्ष, अविश्वास, भय, श्री लालच, इन्हीं के बीच में जो है जनता अपने आप को रखती है। आपसे कुछ चीज चाहिए तो आपसे संघर्ष करेगी, उसके पीछे उसके बीच का विश्वास, अविश्वास आ जाता है, भय आ जाता है। जब आपका पड़ोसी के प्रति आपका अविश्वास हो जाता है तो आप पड़ोसी से डरने लगते हैं। कई बार वही पड़ोसी आपके लिए काफी अच्छा होता है, लेकिन जब वो पड़ोसी आपके विरोध में कुछ बोल देता है तो आपको उस पड़ोसी से भय लगने लगता है। आप अपने घर से निकलने समय जब आप उसी पड़ोसी को बोल बैठते थे कि पड़ोसी साहब थोड़ा घर देखिएगा, हम लोग आ रहे हैं, 2 दिन घर से बाहर हैं, और जब उस पड़ोसी से आपका विवाद हो जाता है तो उसी पड़ोसी के विरोध में आप डायरेक्ट बोलने लगते हैं कि देखिए कहीं हमारा पड़ोसी हमारा चुरा ना ले कुछ सामानवा यार, हम लोग 3 दिन घर से बाहर हैं। पड़ोसिया कहीं कुछ तोड़ तोड़ दिया तब, कहीं वही आदमी लगा दिया तब, ताला वाला तोड़वा दिया तब, ऐसा ऐसा विरोध में उनके बातों को हम लोग बोलने लगते हैं। और दुख, वही बताया ना कि दुख का 3 कारण उसने बताया, श्री लालच, जैसे अष्टांगिक मार्ग के बारे में बुद्ध ने बताया था, उसने भी दुख को ही बताया था मुख्य कारण, कि दुख है, दुख के पीछे दुख की लालचा है, लालच है, उसका विरोध, उसकी जो आ, अगर आप चाहते हैं कि इस चीजों से, इस दुख से आपको मुक्ति हो जाए, तो अष्टांगिक मार्ग को फॉलो कीजिए। तो ये बुद्धा का कॉन्सेप्ट था। और हॉब्स साहब क्या कह बैठते हैं कि दुख के पीछे प्रतिस्पर्धा, अविश्वास और श्री है, संघर्ष है, भय है, लालच। तो ये आपका खत्म होता है किनके बारे में, तो इनके हॉब्स के मानव स्वभाव को लेकर क्या उन्होंने कहा था वो चीजें। अब चलते हैं इनके प्राकृतिक अवस्था के बारे में, कि प्राकृतिक अवस्था के बारे में हॉब्स साहब क्या कहते हैं। तो हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था वह अवस्था है जहां कोई मानव सत्ता नहीं। स्वाभाविक है, आज से 1000 वर्ष पहले जब आप देखते हैं, 1000-2000 वर्ष पहले, तो मानव को कहाँ था सत्ता। राजा उजा तो बाद में ना डेवलप हुआ, धीरे धीरे वो तो मानसिक चेतना का विकास। एक राज्य होगा, उसमें शासक होंगे, उसमें जनता होंगे। अब पहले जब जनसंख्या, जन समुदाय काफी कम था, कृषि अधिशेष की भूमिका नहीं थी, तो राज्य का निर्माण ही कहाँ हुआ था। जब टैक्सेशन आया तब ना स्टेट आया, यानी स्टेट आया, स्टेट के साथ में पुलिसिंग आई, मतलब सैनिक व्यवस्था आई, राजनीतिक व्यवस्था आई, सामाजिक व्यवस्था आई। ये तो उसके परिणाम का ही एक रूप है, स्वरूप है भाई। तो प्राकृतिक अवस्था क्या रही होगी उस समय। पाषाण काल में हम लोग क्या पढ़ते, बेंट सोसाइटी था। अब बेंट सोसाइटी के बिफोर क्या था, खाना बदोश लोग जीवन थे, ले बड़का बड़का पत्थर दौड़ बैठते थे किसी के पीछे, मारो, दे एगो भालू उल्टा, रात भर खाया, रात भर उलट उलट के 4 दिन तक भालू। अब पता चलो भालू उल्टाने के चक्कर में 2-4 गो आदमी उलट गया वहां। तो सामाजिक व्यवस्था बनी नहीं थी उस समय, लोग खाना बदोश का जीवन जी रहे थे। और उसमें भी जो है मनुष्य मतलब अपने विरोध में उसी को मानता था जो उससे बलशाली था। और अभी आप देखते हैं पतला दुबला आदमी का आईएएस ऑफिसर है, एक मोटा घाटा आदमी एक चपरासी है, लेकिन फिर भी चपरासी आईएएस ऑफिसर को बोलता है प्रणाम सर, उससे बिना पूछे अंदर नहीं जा रहा है। तो यहाँ का तो सामाजिक व्यवस्था में तो ये आधारशिलाएं अलग अलग हो गई। हम लोगों ने इस समाज में विभिन्न प्रकार के समुदाय को बनाया, जाति व्यवस्थाएं बनाई, धर्म बनाया, उसको संचालन करने के तौर तरीके बनाए, पद बनाया, पदानुक्रम बनाया, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके नीचे अधिकारी, राज्य है, गवर्नर है, स्टेट में है, एमएलए साहब है, एमपी साहब है, चोर है, पुलिस है,
डीएम है, सीएम है, पीएम, इस तरीके की चीज़ें हम लोग तो सामाजिक व्यवस्था का ही तो स्वरूप है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था ये एक अवस्था है जहाँ कोई मानवीय सत्ता नहीं थी, सत्ताविहीन अवस्था था। हॉब्स प्राकृतिक अवस्था कहता है। हव उसी को हॉब्स कहता है कि ये प्राकृतिक अवस्था है जहाँ मानवीय सत्ता नहीं थी और सत्ता क्या थी? सत्ताविहीन थी और वो प्राकृतिक अवस्था है। हॉब्स ने मानव स्वभाव को बुरा बताया था, इसलिए हॉब्स प्राकृतिक अवस्था को भी बुरा बतलाता है। चूँकि इनका कहना है कि भाई प्राकृतिक अवस्था बुरा था, इसलिए मानव स्वभाव से बुरा है और प्राकृतिक अवस्था भी बुरा है। ठीक है? हॉब्स का प्रसिद्ध कथन है कि प्राकृतिक अवस्था सबका सबके विरुद्ध की अवस्था है। जो प्राकृतिक अवस्था है, वो सबका सबके विरुद्ध की अवस्था है। हॉब्स के अनुसार प्रकृति अवस्था में मानव जीवन असहाय है, अकेला है, पार्श्विक है, दीनहीन है एवं मलिन है। ठीक है? क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में तो उस तरीके का तौर तरीका जीवन शैली नहीं ना आया था मेरे भाई। लोग उस तरीके का जीवन को नहीं जी रहे थे कि दिन भर काम करने के बाद एक अच्छा घर है, स्नान किया, मस्त सोया, खाना बनाया, खाया, आराम किया। वो चीजें नहीं थी। उनको पता नहीं होता था कि आज मेरे को भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो शिकार करने के लिए जाते थे। जिस जगह पर शिकार मिला, कच्चा ही मिला, कच्चा ही खाया और फिर वहीं किसी पेड़ के इर्द-गिर्द में या किसी और भी जगह पर वो 2-4 लोग हैं, सो गए। वहां पर ये फोन नहीं हुआ करता था कि देखो देखो पापा कहाँ रह गए, देखो देखो मम्मी कहाँ है, देखो भैया कहाँ रहेगा, अभी तक बोला जल्दी कहाँ गया। वो घर का कॉन्सेप्ट उसमें था ही नहीं। तो मानव स्वभाव से कैसा होगा? मानव असहाय ही तो था, अकेला था, पार्श्विक था, दिनहीन था, मलिन था। साफ सफाई तो थोड़े ही था। निरमा साबुन लेकर कपड़ा खींच के फिर अगला दिन एकदम मस्त कोट पैंट पहन के चलो शिकार करने के लिए जाते। तो ये चीजें नहीं ना थी। तो बाद में धीरे धीरे जब समाज स्थापित हुआ, जब लोगों के जीवन में कृषि का अधिशीष बढ़ा, तब ये सारी चीजें हुई। प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले सभी मनुष्य बुद्धि और शक्ति में समान थे और सभी को एक दूसरे के ऊपर में मतलब क्या था? तो विश्वास। प्रत्येक मनुष्य को अपना दुश्मन समझते थे। क्या समझते थे? देखिए ये चीजें अगर आप लिख सकते हैं साथ साथ में तो लिखते भी चलिएगा, मैं समझाते चल रहा हूँ। अदरवाइज नोट्स प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है? तो उसके लिए एक जो है इसके मैं मतलब जब आप लोगों को आवश्यकताएं लगे तो फिर मैं चीजों को अवेलेबल करा सकता हूँ, नोट्स। तो अभी फिलहाल मैं समझा दे रहा हूँ जो चीजें। और ऑलमोस्ट इस नेट में तो 100 ऑफ प्लस क्लासेस रहने वाले हैं सब चीजों का। 100 से 150 से क्लासेस रहेंगे। और ये तो आज राजनीतिक विचारक हॉब्स आज स्टार्ट ही हुआ है। तो पहले तो राजनीतिक विचारक, प्रत्येक विचारक 1 से 2 क्लासेस है। तो अभी मान लेते हैं अभी हॉब्स पढ़ेंगे, फिर रूसो पढ़ेंगे, फिर लॉक पढ़ेंगे, उसके बाद और भी ऑलमोस्ट 10 से 15 विचारक होंगे। 30-40 क्लास तो इधर ही चला जाएगा। तो 30 क्लास इसको लेकर चलते हैं। तो उसने प्राकृतिक अवस्था के बारे में जो चीजें हैं, प्रत्येक मनुष्य जो है वो उसको अपना दुश्मन समझते थे और मानो वह उसे मारने आ रहा हो, इस तरीके का कॉन्सेप्ट उसने कहा। सही बात है कि जब सामाजिक व्यवस्थाएं उस तरीके की बनी नहीं थी, तो आपकी तरफ जो व्यक्ति या जो भी जानवर आ रहा है, तो आप तो ऑलवेज समझते थे कि वो आपको मारने ही तो नहीं आ रहा है। क्योंकि उसमें टॉकिंग चीजें, जैसे अभी हम लोग बोल रहे हैं भाई साहब थोड़ा साइड कर दीजिएगा, हम आ रहे हैं, थोड़ा-सा बगल हट जाइएगा। अभी आप इस भाषाओं को समझ रहे हैं? जैसे मैं आपको बोलूँ, तो इस तरीके से उसने मानव स्वभाव के बारे में बताया है ना? और वही है कि भाई कोई व्यक्ति जब उसके तरफ आ रहा है या जब उनके पास कोई कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तो उसको दुश्मन ही समझेगा, मानो वो उसे मारना ही आ रहा हो। इसलिए वो अपने
उसके मारने के बिफ़ोर या पहले वो चाहता है कि हम ही उसको मारें। प्राकृतिक अवस्था में उद्योग, व्यवहार, व्यवसाय, निजी संपत्ति, कला, संस्कृति सबका अभाव था। क्योंकि ना एजुकेशन अच्छा उसमें हो पाया था, ना उद्योग आया था, ना व्यवहार, ना व्यवसाय, ना निजी संपत्ति, कला, संस्कृति, ये तो सबका अभाव ही था, ठीक है? प्राकृतिक अवस्था में एक ही नियम चलता था कि शक्ति ही सत्य है और जिसकी लाठी उसी की भैंस। मतलब आप समझ ही रहे होंगे क्या बोलना चाह रहा है कि अगर जो व्यक्ति शक्तिशाली बलवान है, उसी के इर्द-गिर्द में सारी सत्ता डोल रही थी। मतलब लोग उसके इर्द-गिर्द में जा रहे थे, ये बड़ा मजबूत आदमी है, ये हम लोग को बचा लेगा। तो भैंस मतलब उस चीज़ों को लेकर आप मत चले जाइएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ का कॉन्सेप्ट अलग है। मत्स्य न्याय का सिद्धांत प्रचलित था, है ना? और शक्ति का उद्देश्य प्राण की रक्षा करना था, यानी कि वास्तविक उद्देश्य उसमें जो है सत्ता, जैसे अभी वर्तमान में सत्ता चल रही है, कि शक्ति का जो केंद्र बिंदु है वो सत्ता है, लेकिन उसमें प्राण था, जीवन था। हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था पूर्व सामाजिक व पूर्व राजनीतिक है, ठीक है? तो इस तरीके से आपने हॉब्स का जो है 2 कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया, मानव स्वभाव और फिर आपने पढ़ा प्राकृतिक अवस्था। अब इसके बाद चीज़ें हैं सामाजिक समझौता। ठीक है, अगर मैं लिखाते हुए चलता तो ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी, हमको लगता है अभी तक आप 1.5 से 2 घंटा हो जाता है, लेकिन आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैं समझाते हुए चल रहा हूँ, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। कल मैं पढ़ूँगा जो है सामाजिक समझौता। ठीक है, थैंक यू।